नमस्कार मंजू जी, कैसे हैं डॉक्टर साहब? नमस्कार। नमस्कार सर। ये प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं हाई कोर्ट में। ओके सर। मंजू लॉ अफसर हैं एसबीआई में। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। विनोद जी बता रहे ना, क्यों ये दिख नहीं रहा कुछ भी? प्रोग्राम स्टार्ट है। हेलो सभी जो भी दर्शक फेसबुक आशादीप लाइव पेज पे और आशादीप यूट्यूब पर चैनल पे जुड़े हैं, आप सभी का, और विशेष रूप से डॉक्टर रजनी शर्मा जो असिस्टेंट प्रोफेसर आईजीएमसी शिमला में स्किन स्पेशलिस्ट हैं, आदर्श वशिष्ठ प्रेसिडेंट आशादीप, मंजू नेगी कोऑर्डिनेटर आशादीप, आप सभी का मैं और मीडिया विजन का हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। मैं शुरू में डॉक्टर रजनी शर्मा का परिचय दे दूं आपको। डॉक्टर रजनी शर्मा जो हैं ये वैसे डिस्ट्रिक्ट सोलन से हैं और इनकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा जो है वो शिमला से ही हुई है, केंद्रीय विद्यालय जतोग से, और 2002 का बैच इनका एमबीबीएस का रहा। बहुत मेधावी छात्रा रही हैं और 2013 एमडी ठीक। उसके बाद डॉक्टर साहब ने वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सोलन में अपनी सेवाएं दी और फिर कुछ समय के बाद ये आईजीएमसी शिमला में सीनियर रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, तो आप बताते हैं क्या उपाय किए जाएं, क्यों ये हुआ, क्या बचाव है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप कार्यक्रम का शुभारंभ करें और विस्तृत जानकारी दें हमें स्किन डिजीज के बारे में और क्या उनके हल हो सकते हैं। इस मध्य में जो भी हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से या दूसरे सवाल आएंगे तो वो भी हम आपके सामने रखेंगे। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं सर आपका, सुशील तंवर जी, आदर्श कुमार जी और मंजू नेगी जी मैम, आप सभी का धन्यवाद करती हूँ फॉर हैविंग मी हेयर। बाकी सारे जितने भी हमारे जो व्यूअर्स हैं फेसबुक पे या यूट्यूब पे, उनको भी मैं थैंक्स करती हूँ टू ज्वाइन दिस। सबसे पहले सर मैं ये बताना चाहूँगी कि स्किन क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। स्किन जो है हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। ये पूरा अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है। स्किन की जो डिजीजेस हैं उसमें सिर्फ स्किन ही इन्वॉल्व नहीं होती है। स्किन के साथ हमारा जो हम डील करते हैं, स्किन के साथ हम हेयर्स और नेल के साथ भी डील करते हैं। तो किसी को भी अगर दिक्कत है स्किन की, हेयर्स की या नेल्स की, तो उसको एक स्किन स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। स्किन की जो डिजीजेस हैं वो बहुत ही अलग-अलग प्रकार की हैं, लेकिन लोगों में एक धारणा है कि सभी में ख़ारिश है तो शायद सारी बीमारी जो है एक ही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये समझना है कि बेशक स्किन की हर बीमारी में स्किन में कुछ निशान आते हैं और ख़ारिश होती है मोस्टली, लेकिन फिर भी जो बीमारियाँ हैं वो बहुत अलग-अलग हैं। सभी का इलाज, सभी का जो प्रोग्नोसिस है और जो सभी का रूप है बीमारी का, वो अलग-अलग मरीज़ों में बहुत विभिन्न प्रकार का देखा गया है। तो इसको जनरलाइज़ नहीं करना चाहिए कि अगर एक स्किन में कोई दिक्कत आ रही है, तो हमने एक फ़ोटो ले लिया, अपना बता दिया कि ख़ारिश हो रही है, किसी को भी भेज दिया और किसी भी टाइप का हम इलाज करना शुरू कर देते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन ऑब्ज़र्वेशन है हम लोगों की ओवर द पास्ट ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस इन स्किन। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको मैं तो स्टार्टिंग ऑफ द कार्यक्रम में यही कहना चाहूँगी कि स्किन में कुछ होने से ऐसा नहीं कि सारी बीमारियाँ एक ही तरीके की हैं और सबके लिए एक ही इलाज है। हर बीमारी अलग है, तो इसी को समझें पहले तो कि सब बीमारियाँ अलग तरीके की होती हैं और उसके लिए एक स्किन स्पेशलिस्ट को ही दिखाना सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी तक की हमारी जो इतने इयर्स की प्रैक्टिस में हमने ये पाया है कि लोग क्या करते हैं, किसी भी छोटे से छोटे स्किन डिज़ीज़ के लिए किसी के पास भी, चाहे वो किसी केमिस्ट के पास चले जाते हैं, चाहे वो किसी भी, मैं किसी का नाम पर्टिकुलरली नहीं मेंशन करना चाहूँगी, बट किसी भी फॉर्म ऑफ पैथीज़ में जाते हैं, चाहे वो एलोपैथी है, चाहे वो आयुर्वेदिक है। बट अगर वो स्किन स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा रहे हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लो कोई ऐसी आपने क्रीम या ऑइंटमेंट लगा ली, वो डिज़ीज़ को उस टाइम के लिए तो रोक सकती है, लेकिन आगे जाके वो फ्यूचर में और भी भयानक रूप लेती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये समझना है कि हमें स्किन की बीमारियों के लिए एक स्किन स्पेशलिस्ट की ही सलाह लेनी चाहिए।
अदरवाइज इसके फिर परिणाम जो हैं वो थोड़े से खराब मरीजों को भुगतने पड़ रहे हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि 3-4 हफ्ते के इलाज के बाद ठीक हो जाती हैं, लेकिन अगर उनका समय पे सही इलाज नहीं होता है और मरीज अपने तरीके की कुछ दवाइयां लगाते रहते हैं, तो वो हमें उसका इलाज करने के लिए कभी-कभी लोगों को 6 महीने से लेके 1 साल तक का भी इलाज देना पड़ रहा है, जो कि नॉर्मल कोर्स में हमें 1 कर महीने में हम उसके लिए इलाज कर देते थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है। अब बाकी स्किन की बीमारियों को जानने से पहले हमें एक जनरल स्किन की केयर क्या है और हमें उसके लिए क्या-क्या करना चाहिए वो जानना ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा सुंदर रहे और उसमें कोई और रोग नहीं डेवलप हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, सभी शरीर के अंगों के लिए जैसे हमें एक बैलेंस्ड आहार की, यानी कि एक संतुलित आहार की ज़रूरत होती है, वैसे ही स्किन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए और उसको नॉर्मल रखने के लिए एक तो आपको संतुलित आहार लेना चाहिए। दूसरा, हमें एडुकेट जो है हाइड्रेशन रखनी चाहिए स्किन की। हाइड्रेशन रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में हमें पानी पीना चाहिए। कम से कम दिन का 3-4 लीटर अगर हम पानी पिएँ, तो हमारी जो स्किन है वो वैसे भी अच्छी और ग्लोइंग दिखती है। तीसरी बात ये है कि रेगुलर यूज़ ऑफ हमने क्या करना है, मॉइस्चराइज़र्स का करना है। जैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत फैंसी और बहुत महँगे मॉइस्चराइज़र्स लगाइए। जैसे शिमला है, शिमला एक ड्राई सिटी है, यहाँ पे थोड़ा ड्राइनेस ज़्यादा रहती है स्किन में, तो यहाँ पे हमें जैसे कोकोनट ऑयल है, जो सबसे सस्ता मिलता है और उसके साथ कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे गए हैं, तो बेशक आप नारियल तेल लगाएँ, नहाने के बाद हल्के गीले शरीर पे, पूरे शरीर पे नारियल तेल लगाएँ, तो उससे भी आधी तो स्किन की जो दिक्कतें हैं, वो वहीं पे कम हो जाती है। ये जो हम केयर करेंगे, इससे हमारी स्किन को ये प्रिवेंटिव है। हमारी स्किन जो है इससे बीमारियाँ कम हमारे स्किन में मैनिफेस्ट होंगी। चौथा, हमें क्या करना है, किसी भी तरीके का कोई भी टॉपिकल एप्लीकेशन मतलब कोई भी टाइप की दवाई लगाने से पहले स्किन वालों को दिखाना है और अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लगाना है। जैसे हम क्या करते हैं, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कोई स्टेरॉइड क्रीम लगा लेते हैं, कोई खारिश होती है, वो हमें अवॉइड करना है। ये है हमारी रूटीन की स्किन केयर। और चौथा, हमें क्या करना है, एक इसके एडिशनल हमें कोई भी परफ्यूम्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में लगाने को अवॉइड करना है। अगर हम बात करते हैं स्किन की बीमारियों की, तो जो स्किन की बीमारियां हैं वो हम एज ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो जो और इसमें से हम सिर्फ मैं आपके साथ सिर्फ वो बीमारियां डिस्कस करूंगी जो बहुत कॉमनली देखी जाती हैं, और उनकी भी हम ट्रीटमेंट में कम फोकस करेंगे। उनकी जो प्रिवेंटिव है, मतलब उनसे बचाव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो रूटीन में कर सकते हैं किसी भी बीमारी को कम करने के लिए, उस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। तो जैसे बच्चों में है, जैसे बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसको सबसे कॉमन जो बीमारी स्किन की तरफ से देखी जाती है वो है एटोपिक डर्मेटाइटिस, जिसमें क्या होता है, जब बच्चा 2 महीने का होता है तो उसको स्किन पे खारिश और कुछ निशान आना शुरू करते हैं। उसमें जो निशान आते हैं वो गालों पे, सिर के ऊपर और जो बाजू और टांगों के बाहरी हिस्से हैं उन पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब इसके साथ दिक्कत क्या होती है कि 2 महीने पे बच्चे को खारिश का पता लगना शुरू हो जाता है। तो बच्चे को एक तो खारिश होती है और पूरी जो उसकी चमड़ी है वो धीरे धीरे उसमें इन्वॉल्व होना शुरू होती है। पेरेंट्स बहुत वरिड होते हैं क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं। तो करना क्या है, ऐसे बच्चे जो होते हैं जिनको एटोपिक बोलते हैं हम, इनको एक तो थोड़ी ज्यादा छींकों की टेंडेंसी रहती है, उनको एक एलर्जिक राइनाइटिस होती है। तो एक तो ड्राई स्किन हो गई उनको, दूसरा उनको एलर्जिक राइनाइटिस होगी जो कि ज्यादा छींकों के रूप में मैनिफेस्ट करती है। फ्यूचर में उनमें ऐसा हो सकता है कि जब एलर्जी कंपोनेंट होता है तो उनको एटोपिक ट्रायड में फ्यूचर में एलर्जिक कभी कभी अस्थमा भी हो जाता है। तो स्किन की केयर करने से ये सब चीजें हम कम भी कर सकते हैं। तो करना क्या है, ये जो बच्चे हैं ये ज्यादा सेंसिटिव होते हैं वूल के लिए, यानी ऊनी कपड़ों के लिए। दूसरा, इनकी जो ड्राई स्किन अगर रहेगी तो भी ये ज्यादा दिक्कत करेगी। इनमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि इनके ऊपर स्किन इन्फेक्शन हो, चाहे वो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो रहे हैं या वो स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो उनको धूल, धूप, इससे मिट्टी से भी थोड़ी सी ज्यादा एलर्जी होती है। इनको जो घर में सॉफ्ट टॉयज होते हैं, अगर मैट्स हम बिछाते हैं, अगर हम पेट्स रखते हैं, तो इससे इनकी जो ये बीमारी है थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। तो मरीज के लिए हमें क्या, हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं छोटे बच्चों के लिए, अगर बच्चों को हम इन चीजों से परहेज रखवाएं, जैसे घर में मैट यूज ना करें अगर आपका बच्चा एटोपिक है। दूसरा, घर में पेट्स ना रखें अगर आपका बच्चा एटोपिक है। उसको ऊनी कपड़े ना पहनाएं, कॉटन बेस्ड कपड़े पहनाएं। कॉटन की ऐसा
हम बताते हैं मरीजों को कि कॉटन की स्वेटर्स भी अवेलेबल होती है या फिर फुलालीन के कपड़े अवेलेबल होते हैं, उन्हीं का यूज करें। जो बच्चे बहुत ज्यादा एटोपिक होते हैं उनके लिए तो हम यहाँ तक भी पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि उनके पेरेंट्स स्पेशली उनकी मदर को तो वुलन कपड़े उनको भी अवॉइड करने चाहिए। दूसरा है, अब ये तो हो गया कि आपने अवॉइड क्या-क्या करना है। स्किन में आपने क्या करना है, स्किन केयर के लिए एक तो रेगुलरली आपने बार-बार मॉइस्चराइज़र लगाना है बच्चे को। नहाने के इमीडिएटली बाद अगर तो अवॉइड कर सके तो टॉवल भी अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा हल्के गीले शरीर पे ही उनको मॉइस्चराइज़र लगाएँ। नारियल तेल लगाएँ, बेस्ट होता है बच्चों के लिए क्योंकि इसमें कोई परफ्यूम प्रोडक्ट्स नहीं होते, ना इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स होता है और ये अच्छा माना जाता है स्किन के लिए। दूसरा, हमें बच्चों को जब हम नहाने जाते हैं तो ज़्यादातर हिली एरियाज़ में ये कंसेप्ट होता है कि बहुत गर्म पानी से बच्चों को नहाते हैं, तो हमें वो नहीं करना है। ल्यूक वार्म वाटर होता है, जो हल्का कोसा पानी होता है, उसी से नहाना है बच्चे को। दूसरा क्या करना है कि जो नहाने की ड्यूरेशन है, बहुत लंबे टाइम तक बच्चे को नहीं नहाना है, थोड़ी देर नहाना है, थोड़ा पानी डाल के, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही पानी यूज़ करें। और उसको ऐसा भी नहीं है कि जैसे लोग क्या करते हैं, हमारे जब बहुत सर्दी होती है या बच्चे सोते नहीं है टाइम से, तो उनको सुबह और शाम 2 बार नहाते हैं, ऐसा भी नहीं करना है, कम नहाना है उनको, 1 बार ही नहाएँ दिन में। साबुन का मिनिमम इस्तेमाल करें, मतलब रोज़ साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं है, हफ्ते में 1 या 2 बार अगर एटोपिक बच्चों को साबुन लगाएँ, तो भी उनकी स्किन जो है वो कंट्रोल में रहती है, उनकी स्किन की कंडीशन। बाकी उनमें मॉइस्चराइज़र लगाएँ और अगर फिर उसके बाद भी उनकी डिज़ीज़ परसिस्ट कर रही है, तो एक स्किन स्पेशलिस्ट से मिलके उनको दिखाएँ। उसमें हम क्या करते हैं, अगर तो मिनिमल सी इन्वॉल्वमेंट है, माइल्ड है, तो उसमें टॉपिकल से ही टॉपिकल स्टेरॉइड्स हम देते हैं, लेकिन वो खुद से नहीं लगाने हैं, रिकमेंडेशन पे ही लगाने हैं। उसके बाद भी अगर रहती है, मॉडरेट टू सीवियर है, तब हम उनको पीने वाले स्टेरॉइड्स भी देते हैं, मतलब ओरल स्टेरॉइड्स पे भी डाल देते हैं। बाकी इसके अलावा टॉपिकल में और ओरल में स्टेरॉइड स्पेयरिंग एजेंट्स का रोल है, वो डिपेंड करता है कि सिवियरिटी कितनी है, उसके ऊपर हमने फिर उसके ट्रीटमेंट को डिसाइड करते हैं। तो ये तो हो गई जो सबसे कॉमन बच्चों में कंडीशन है, एटोपिक डर्मेटाइटिस। ऐसा कहा जाता है कि एटोपिक डर्मेटाइटिस से में इलाज से ज़्यादा जो प्रिवेंटिव केयर है, अगर वो की जाए तो बच्चा काफ़ी कंट्रोल में रहता है। दूसरा है, इसका प्रोग्नोसिस क्या है? जो एटोपिक डर्मेटाइटिस है, ये एडोलेसेंस जब बच्चे की स्टार्ट होती है, यानी कि जैसे ये एज स्टार्ट हुई इसकी 2 मंथ्स पे, तो अराउंड 13 इयर्स पे ये मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे इसमें रिज़ॉल्यूशन या इम्प्रूवमेंट विद एज शो करते हैं। तो ज़्यादा घबराने वाली चीज़ नहीं है। उम्र के साथ इसने वैसे भी ठीक हो जाना है, पर हमें जो है इसको मिनिमाइज़ करने के लिए स्किन की एडिशनल केयर करनी है और समय-समय पे जब ज़रूरत है तो इलाज करवाना है। इसके बाद जो बच्चों में कॉमन कंडीशन देखी जाती है, ये तो एलर्जिक थी, एक है इन्फेक्टिव कंडीशन जिसको इम्पेटाइगो कहते हैं। इम्पेटाइगो जो है वो स्किन में इन्फेक्शन है स्किन का। ये 2 टाइप का होता है, एक तो बुल्लस और एक नॉन बुल्लस। अब पता कैसे चलेगा किसको बुल्लस है, किसको नॉन बुल्लस है? अगर फोफले आ रहे हैं तो वो बुल्लस इम्पेटाइगो है, दोनों ही। जो बुल्लस है वो स्टेफाइलोकोकस से मेनली होता है और जो नॉन बुल्लस है वो स्ट्रेप्टोकोकल मेनली होता है। जो नॉन बुल्लस है उसमें फोफले नहीं आते हैं, लेकिन उसमें जो स्किन के ऊपर पपड़ियाँ बनती है, वो हनीकॉम्ब कलर बोलते हैं, येलोइश कलर का क्रस्ट बनता है। बच्चों में बहुत कॉमनली देखा गया है, इसीलिए जैसे कि मुँह के आस-पास इसमें पपड़ियों वाले निशान आते हैं और जो मरीज़ है वो भी बताते हैं कि जहाँ-जहाँ ये पानी टच होता है, वहाँ-वहाँ पे ये फैल रहे हैं। तो ये एक इन्फेक्टिव कंडीशन है, इसके लिए हमें टॉपिकल प्लस ओरल एंटीबायोटिक देनी है। लेकिन प्रिवेंटिव क्या है, इसके बचाव के लिए क्या करना है, अगर बच्चे की हाइजीन अच्छी रखी जाए, फ्रीक्वेंटली उसको वॉश करें हम निशान को, अच्छे से नहाते हों बच्चों को, तो ये कम हो जाता है अपने आप ही। लेकिन टॉपिकल एंटीबायोटिक्स एंड ओरल एंटीबायोटिक्स हमें इसके लिए देनी पड़ती है, बच्चे क्योंकि प्रोन होते हैं ये स्किन इन्फेक्शंस के लिए। और जो एटोपिक बच्चे होते हैं, उनमें ये इन्फेक्शंस थोड़े और भी ज़्यादा देखे जाते हैं। तो स्किन की केयर रेगुलरली बच्चों में करने की काफ़ी ज़रूरत होती है, ताकि हम उनको एटोपी से और दूसरा स्किन इन्फेक्शन से बचा सकें। इसके बाद बात आती है एडोलेसेंस एज की, या फिर उसके बाद जो हमारी एज आती है, दैट इज अडल्ट एज ग्रुप। तो एडोलेसेंट टू अडल्ट एज ग्रुप में जो सबसे कॉमन स्किन डिजीज देखी गई है वो है एक्ने, जिसको लोग बोलते हैं मुहासे। मुहासे या पिंपल्स के रूप में जाना जाता है। अब एक्ने में क्या होता है, जो मरीज का शरीर है उसमें जहाँ पे सिबेशियस ग्लैंड होते हैं, जो सिबेशियस ग्लैंड है हमारे, वो ग्लैंड है जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी के लिए। ये हमारी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कमर से जो शरीर का हिस्सा ऊपर वाला है उसमें ज्यादा होते हैं,
और जब हमारी प्यूबर्टी आती है, यानी जब एज के साथ चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में, जैसे फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन होती है, मेल्स में वॉइस चेंजेस होते हैं, उसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। ये जो डिसऑर्डर्स सिबेशियस ग्लैंड के, ये हार्मोन बेस्ड है, एक्ने भी उसी में से आता है, तो ये प्यूबर्टी के आने के बाद ही मैनिफेस्ट करता है। अब ये इन्वॉल्व करेगा उन एरियाज को जहाँ पे ये ग्लैंड्स ज्यादा है, जैसे कि फेस और शरीर का ऊपर वाला हिस्सा जो कि कमर से ऊपर है। इसमें हमारे पास कुछ दाने आते हैं, कुछ पस भरे निशान भी आ सकते हैं जिसमें पीक पड़ी होती है। कभी कभी वो ये निशान बड़े हो जाते हैं, इनको हम नोड्यूल्स कहते हैं, या फिर ये कैविटीज जो सिस्टिक लीजन्स की तरह दिखते हैं उसको हम सिस्ट बोलते हैं। तो एक्ने जो है इस प्रकार से मैनिफेस्ट करते हैं और एक एज में ये काफी ज्यादा आते हैं। अब जैसे कि ये हार्मोनल चेंजेस है, तो ये जब स्टार्ट होंगे प्यूबर्टी पे, तो ये रहेंगे 25 इयर्स तक की एज पे, जब तक हमारा जो हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते रहेंगे एडिक्वेट अमाउंट में। विद एज ये भी इम्प्रूव करते हैं। ऐसा माना जाता है कि 25 इयर्स के एज के बाद ये मेजॉरिटी ऑफ द लोगों में कम हो जाते हैं। ओनली 4% जो लोग होते हैं उसमें 35 इयर्स के बाद कभी कभी एक्ने जो है वो परसिस्ट करता है। तो एक्ने से यूजुअली ये धारणा है लोगों के बीच में कि ये जो मुहासे हैं वो सिर्फ हार्मोन्स की वजह से है, तो इनका इलाज नहीं कराना चाहिए, अगर इसका इलाज कराएं तो ये ज्यादा खराब हो जाता है, ये अपने आप ये उम्र के साथ आया है तो उम्र के साथ ही चला जाएगा। ये धारणा ठीक है एक हद तक कि हमारी उम्र के साथ आए जो हार्मोन्स हैं वो एक एज पे बॉडी जो है अडेप्ट कर जाएगी और हार्मोन का लेवल चेंज हो जाएगा, तो ये चले जाएंगे। लेकिन इलाज कराना इसलिए जरूरी है कि जो मुहासे हैं उनके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी देखी गई है। जो लोग इलाज नहीं कराते हैं सही समय पे, कुछ लोगों में जब मुहासे सेटल होने लगते हैं या लोग छेड़ते हैं उनको जिनमें एक्ने एक्सोरिया होता है, तो उसमें पिगमेंटेशन रह जाती है, यानी कि काले निशान पड़ जाते हैं उनकी जगह पे। तो एक तो ये लोग मतलब ये कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से इलाज करना ही चाहिए, क्योंकि अगर मुंह पे मुहासों के साथ काले धब्बे दिखते हैं तो वो भी कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल नहीं होता है मरीज के लिए। दूसरा, कुछ लोगों में ये जो एक्ने है ये खड्डों के साथ भरते हैं, जिसको बोलते हैं पोस्ट एक्ने स्कारिंग। तो जो खड्डों के साथ भरते हैं उसके लिए भी अगर आप चाहते हो कि ये खड्डे डेवलप ही ना हो तो टाइम पे मुहासों का इलाज होगा तो ये खड्डे नहीं पड़ेंगे। कुछ लोगों में जो एक्ने है वो किलॉइड्स की फॉर्मेशन, मतलब उनमें गिल्टियां बन जाती हैं छोटी छोटी, या हाइपरट्रॉफिक स्कार बन जाता है। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए और इनसे बचने के लिए सही समय पे इलाज होना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी भी धारणाएं हैं कि डाइट जो है वो एक्ने को बढ़ाती है या कम करती है। लोग ऐसा सोचते हैं कि इसने ज्यादा तली चीजें खा ली या ये जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, इसकी वजह से पेरेंट्स यूजुअली इसके साथ इसको लिंक करते हैं। ऐसा कोई एविडेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग अभी तक नहीं है कि डाइट का बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि हॉर्मोन्स का बहुत स्ट्रांग एविडेंस है। लेकिन जो स्टडीज हुई हैं उसमें ये पाया गया है कि जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली डाइट होती है, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं, जिसमें मोस्टली स्वीटनर्स आते हैं जैसे चॉकलेट्स हैं, ये थोड़ा हमारे मुहासों को बढ़ाती हैं। स्ट्रेस जो है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में सभी को होता है, स्ट्रेस जो है वो इसके लिए एक फैक्टर की तरह एक्ट करती हैं और ये भी हमारी डिजीज को थोड़ा बढ़ाती हैं। साथ में इसमें क्या देखा गया है कि डिजीज की वजह से भी मरीज को स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से बीमारी होती है, बीमारी की वजह से फर्दर स्ट्रेस होता है, तो ये एक साइकिल बन जाती है। तो इसलिए भी इसका टाइमली इलाज करना जरूरी होता है। अब दूसरी बात क्या है, सिर्फ मुहासे ही नहीं होते हैं लोगों को, मुहासों के साथ आप जिस भी मरीज को मुहासे है उसको कुछ और चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। पहला है, जैसे जिन मरीजों को मुहासे हैं और फेस पे या बॉडी पे कहीं पे एक्स्ट्रा हेयर्स आ रहे हैं, उसको जैसे हम बोलते हैं, हमारी जो मेडिकल भाषा है उसमें हिर्सुटिज्म बोला जाता है। तो एक्ने के साथ, मुहासों के साथ अगर एक्स्ट्रा बॉडी हेयर ग्रोथ है जिसको हिर्सुटिज्म बोलते हैं, या सिर के बाल झड़ रहे हैं जो कि एक एंड्रोजेनिक पैटर्न होता है, एक पैटर्न में झड़ते हैं, बालों की थिनिंग हो रही है, अगर मेंसेस फीमेल्स में इरेगुलर हो रहे हैं मुहासों के साथ, वेट गेन हो रहा है, तो फिर हम एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है उसके लिए हम पेशेंट की स्क्रीनिंग करते हैं, एक हम हार्मोनल प्रोफाइल कराते हैं। तो मुहासे ऑल्दो वो एज के साथ एक नॉर्मल फिनोमिनन है, लेकिन उसके लिए इलाज सही समय पे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है जिसको हम एक नॉर्मल हार्मोनल चेंज मान रहे हैं उसके साथ कोई और डिजीज एसोसिएटेड हो, जैसे कि पीसीओडी है, तो उसमें हार्मोनल रिप्लेसमेंट हमें करनी पड़ती है, उसके हिसाब से उसका इलाज करना पड़ता है। दूसरा, कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए भी इसका सही समय पर इलाज होना चाहिए। अब अगर इलाज की बात करें तो इलाज जो है वो भी सिवियरिटी के ऊपर होता है,
इसको हमने फर्दर 3 टाइप से होता है। अगर कुछ निशान है तो माइल्ड है, थोड़े ज़्यादा निशान होते हैं मॉडरेट होता है। अगर बहुत ज़्यादा निशान है, साथ में हमारे बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस मतलब सेबेशियस ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, अगर वो नॉर्मल ट्रीटमेंट्स को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, या साथ में ये जो सिम्पटम्स बताए हैं ये है, या नोड्यूल्स है, सिस्ट है, तो ये सीवियर फॉर्म में आता है। तो जो माइल्ड डिजीज है उसको तो हम टॉपिकल थेरेपीज मतलब सिर्फ लगाने वाली चीज़ों को अगर हम देंगे तो उससे भी इलाज हो जाता है। लेकिन जो मॉडरेट एक्ने हैं उसमें हमें टॉपिकल थेरेपी, जिसमें टॉपिकल एंटीबायोटिक्स होती हैं, टॉपिकल रेटिनॉइड्स होते हैं, या टॉपिकल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स होते हैं, तो ये हम, या टॉपिकल डीपिगमेंटिंग जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह एक्ट भी करते हैं, ये वाली हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस टॉपिकल में होती हैं। ओरल में भी हमारे पास ओरल एंटीबायोटिक्स है, या फिर हमारे पास ओरल रेटिनॉइड्स हैं। सीवियर में हमें सिर्फ सिस्टेमिक थेरेपी ही पेशेंट को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। अगर प्रिवेंटिव थेरेपी की बात करें तो इसमें एक्ने में अगर हम डीग्रीसिंग फेस वॉश यूज करते हैं, जैसे कि जिसमें सैलिसिलिक एसिड है या ग्लाइकोलिक एसिड वाले फेस वॉशेस हैं, तो वो पेशेंट को हेल्प करता है कि वो ज़्यादा सीवियर डिजीज उनमें मैनिफेस्ट ना हो। लेकिन सही समय पर इलाज इसीलिए बहुत ज़रूरी है ताकि ये सारी कॉम्प्लिकेशंस मरीज में ना आए। अब मुहासों के बाद और जो एक बहुत कॉमन स्किन डिजीज यंग एज ग्रुप में यानी एडोलेसेंस और अडल्ट्स में देखी जाती है वो है छाइयाँ, जिसको हम अपनी भाषा में एलोपैथी में मेलाज्मा कहते हैं अगर वो नॉर्मल इंडिविजुअल्स में हो रहा है। अगर वो प्रेगनेंसी में हो रहा है तो उसको क्लोइज्मा कहते हैं। अब छाइयों का भी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये कहाँ पे होती है? छाइयाँ सिर्फ फेस पे नहीं होती, फेस पे तो होती हैं, फेस में भी इसके अलग-अलग पैटर्न देखे जाते हैं, लेकिन फेस के अलावा ये वी एरिया ऑफ द नेक जो कि सन के लिए एक्सपोज्ड रहता है और आर्म्स पे भी हो सकती है। अब इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है छाइयों में, जो फैक्टर्स हैं जो छाइयों को बढ़ाते हैं या कॉज़ करते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है धूप, यानी कि यूवी रेडिएशन का जो एक्सपोज़र है। उसमें ये कहा जाता है जितना जो लोग सन में जाते हैं उनमें उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होती है डेवलप करने की छाइयों को। दूसरा जो फैक्टर इसके साथ है, धूप अकेला फैक्टर नहीं है, इसके साथ हार्मोन्स का भी रोल है। इसीलिए जो छाइयाँ हैं वैसे वो फीमेल्स में ज़्यादा होती हैं। जो फीमेल्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं उनमें ज़्यादा होती हैं। जो फीमेल्स हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ लेती हैं उनमें ज़्यादा होती हैं। तो धूप के साथ इसमें हार्मोन्स का रोल है, फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं। स्ट्रेस का रोल है, स्ट्रेसफुल लाइफ जो है वो हमारी प्रीडिस्पोजिशन बढ़ा देती है छाइयाँ डेवलप करने के लिए। कुछ वॉस्कुलर फैक्टर्स हैं जो वेसल्स पे एक्ट करते हैं, वो भी हमारे लिए छाइयों को बढ़ावा देती हैं। उसके अलावा कुछ ट्रीटमेंट्स होती हैं, कुछ दवाइयाँ जो लोग खा रहे होते हैं, जैसे कि एंटी एपिलेप्टिक्स हैं, जो कि सीजर डिसऑर्डर के लिए दी जाती है, जैसे किसी को दौरे पड़ रहे हैं, तो उसमें जो दवाइयाँ यूज़ होती है, उन लोगों में भी थोड़ा-सा वो लोगों में छाइयाँ कर देती हैं। अब जो मरीज़ है वो प्रेज़ेंट कैसे करता है, होता क्या है मरीज़ को सिर्फ़ काले निशान आते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली हमें देखे गए हैं सबसे ज़्यादा फेस की चीक्स पे देखे गए हैं, नोज़ पे देखे गए हैं, फ़ोरहेड पे देखे गए हैं, चिन पे देखे गए हैं या फिर अपर लिप पे देखे गए हैं। ये तो है सबसे कॉमन पैटर्न जिसको सेंट्रोफेशियल पैटर्न भी कहा जाता है। फिर एक मलार पैटर्न होता है जिसमें सिर्फ़ मलार एरिया पे होती हैं, फिर एक मैंडिबुलर पैटर्न होता है जिसमें सिर्फ़ हमारे मैंडिबल्स पे होती हैं, और मिक्स्ड पैटर्न होता है जिसमें कॉम्बिनेशन हो सकता है किसी भी पैटर्न का। तो छाइयों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जब हम इलाज करते हैं तो एक तो स्ट्रेस रिडक्शन इम्पोर्टेंट होती है। मरीज को बीमारी की वजह से जो स्ट्रेस है या जो स्ट्रेस की वजह से अगर बीमारी डेवलप हुई है तो स्ट्रेस रिडक्शन थेरेपी सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा इसके साथ हम मरीज को ये समझाते हैं कि धूप को अवॉइड करना है। धूप को अवॉइड करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। अब एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो अगर आप कुछ नहीं कर सकते अपनी तरफ से तो मेडिकली जो दी जाती हैं सनस्क्रीन्स उनका प्रयोग करें रेगुलरली। सनस्क्रीन लगाने का एक तरीका है, सनस्क्रीन जो लगानी है वो धूप में जाने से आधा घंटे पहले लगानी होती है, उसके बाद ही बाहर निकलना होता है। नहीं तो अगर आपने अभी लगाई सनस्क्रीन और आप निकल गए तो वो उतनी देर में एक्ट नहीं करती है, उसका कोई फ़ायदा हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। और दूसरा क्या है कि जो सनस्क्रीन है वो हमें फ्रीक्वेंटली लगानी पड़ती है, 2 से 3 घंटे में आपको रिपीट एप्लीकेशन करनी है। चौथा क्या है, लोगों में ये धारणा होती है कि जो हमारी सनस्क्रीन्स है वो जब अगर बादल है, अगर सूरज की तेज किरणें नहीं है तो सनस्क्रीन नहीं लगाना, ऐसा नहीं है। जब भी सनलाइट है तो यूवी रेडिएशन है तो उस टाइम हमें सनस्क्रीन लगानी है।
साथ में आप एडिशनली अगर सन की प्रोटेक्शन और ज़्यादा देना चाहते हैं तो आप एक अम्ब्रेला यानी कि छाता कैरी कर सकते हैं धूप में निकलने से पहले। साथ में सनस्क्रीन तो लगानी ही है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम धूप से बचें और धूप का परहेज़ करें इसके लिए। तो हमारी छाइयों को का इलाज करने में हम ज़्यादा सक्षम रहेंगे और जल्दी हमारे में असर भी देखा जाएगा। अगर हम इन चीज़ों को फ़ॉलो नहीं करेंगे तो हमारी जो दवाइयाँ हैं वो टेम्परेरीली तो हमारी बीमारी को कम कर देगी, लेकिन जो छाइयाँ होती है उसमें क्या होता है, मरीज़ों की टेंडेंसी होती है, ये बीमारी ही ऐसी है कि ये बार-बार आती है, क्योंकि जिसको धूप से सेंसिटिविटी है या जिसको स्ट्रेस से इंड्यूस हो गया एक बार पिगमेंटेशन या छाइयाँ, तो वो उसको लाइफ लॉन्ग धूप से परहेज़ करना चाहिए ताकि वो बार-बार ना आए। इसके साथ क्या होता है, जिन लोगों में एचबी की कमी होती है, मतलब जिनमें खून की कमी देखी गई है, जिनका एचबी लेवल कम है, उनमें भी छाइयों की थोड़ी-सी ज़्यादा प्रीडिस्पोज़िशन होती है। तो आप अपना एचबी भी एक चेक कराना चाहिए। अगर वो कम है तो आयरन सप्लीमेंटेशन से भी कुछ लोगों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है छाइयों के लिए। ये है प्रिवेंटिव थेरेपीज़। अच्छी डाइट लें आप, तो भी आपका स्ट्रेस को कम रखेंगे तो छाइयाँ कम रहेगी। इलाज की बात करें तो इलाज में सबसे बड़ा जो हमने ड्रॉबैक देखा है मरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या होता है कि जैसे किसी को भी छाइयाँ हुई, उसने किसी भी केमिस्ट से दवाई ले ली, उसने दवाई लगाई, इलाज हो गया, साफ भी हो जाता है चेहरा, लेकिन दवाई लगाते-लगाते क्या होता है, उसमें लालगी आना शुरू हो जाती है, कुछ वेसल्स दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे वो ट्यूब लगाते रहते हैं तो वो असर दिखता है, लेकिन जैसे ही वो इलाज छोड़ते हैं तो वो दोबारा से ज़्यादा बढ़कर छाइयाँ भी आती हैं और उनमें एक रोज़ेशिया कंडीशन होती है जो स्टेरॉइड इंड्यूस्ड होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कब होती है, जब मरीज़ अपनी मर्ज़ी से ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स लेता है जिसमें मोस्टली स्टेरॉइड्स होते हैं। तो अपनी तरफ से कोई भी ऐसे इलाज ना करें जिसमें स्टेरॉइड हो, क्योंकि स्टेरॉइड का क्या है कि वो जब तक लगाते हैं असर दिखता है, लेकिन वो स्किन को अंदर ही अंदर से डैमेज करता रहता है। तो लॉन्ग टर्म आपकी एक तो स्किन डैमेज हो जाती है, आपकी समय से पहले एजिंग हो जाती है, जैसे रिंकल्स आ जाएँगे या फिर स्टेरॉइड इंड्यूस आपका पिगमेंटेशन और आ जाएगा जैसे ही आप छोड़ेंगे। चमड़ी को एक स्टेरॉइड लगाने की आदत पड़ जाती है, जैसे नशे की आदत पड़ती है, वैसे स्टेरॉइड की भी आदत पड़ती है। तो छोड़ना मरीज़ के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मरीज़ छोड़ने की कोशिश करता है, उसको ख़ारिश, निशान, दाने और ये पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा फेस पे आ जाती है। तो मरीज़ों से तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो स्टेरॉइड्स या ओवर द काउंटर कोई भी चीज़ बिना किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाए ना लें, क्योंकि स्टेरॉइड होगा तो वो उसको डैमेज करेगा, बेशक वो टेम्परेरीली आपकी ट्रीटमेंट कर रहा है। इलाज में तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जिसमें अगर माइल्ड सी डिज़ीज़ है, लगता है थोड़ा-सा पिगमेंटेशन है, तो हम टॉपिकल ट्रीटमेंट से भी ठीक हो जाता है मरीज़ हमारा। लेकिन अगर सीवियर है तो बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि ओरली भी एक्ट करती हैं, जिसमें से एक नई ड्रग आई हुई है जिसको ट्रांएक्सामिक एसिड बोलते हैं। 2 टू 3 मंथ्स के लिए अगर हम इसका सेवन करते हैं रिकमेंडेड डोज़ेज़ में, तो वो भी हमारी छाइयों को अराउंड 99 टू 100% ठीक कर देती है। बट सन की प्रोटेक्शन विद दी सनस्क्रीन और जो अदर मेजर्स हैं धूप से बचने के लिए, वो हमें करने ही होते हैं, अदरवाइज ये जो डिजीज है ये बार बार आती है। ये एक कॉस्मेटिकली इम्पॉर्टेंट डिजीज है जो कि आजकल की जनरेशन में बहुत ज्यादा कंसर्न की बात है, इसीलिए इसका जो इलाज है सही समय पे होना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ क्रॉनिक डिजीजेस की स्किन के साथ, जिनके साथ कुछ मिथ्स भी जुड़े हैं, यानी कि स्टिग्मास जुड़े होते हैं, लोगों को कुछ भ्रांतियां जुड़ी होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोरियासिस की। सोरियासिस एक स्किन की ऐसी बीमारी है जो कि बहुत लंबे समय तक चलती है। अब इसमें जो मरीज है उसमें 2 एज ग्रुप्स में मैनिफेस्ट करती है ये, इसको बाइमोडल बोलते हैं कि 2 एज ग्रुप्स में मैनिफेस्ट कर सकती है। एक जो एज ग्रुप है वो अर्ली ऑनसेट का है, जो 16 टू 22 ईयर्स पे जिनमें मैनिफेस्ट कर जाती है, ये अर्ली ऑनसेट होती है। एक लेट ऑनसेट होती है, जो मरीज 57 टू 60 ईयर्स के होते हैं, उनमें देखी जाती है। ऐसे इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट आपके डिमार्केशन लाइन है कि इसी एज में होनी है, वैसे सोरियासिस किसी भी एज पे आ सकती है, लेकिन ये कॉमन एज ग्रुप्स हैं। निशान कैसे आते हैं इसमें, जो हमारे एक्सटेंसर्स ऑफ बॉडी हम जिनको बोलते हैं, जिसमें हमारी एक तो कोनी आती है, घुटना आता है, कमर का निचला हिस्सा आता है, ये जो है ये एक्सटेंसर्स ऑफ द बॉडी होती है। इसके ऊपर गोल चक्कियों के फॉर्म में निशान आते हैं। जो गोल चक्कियां होती है वो थोड़ी सी इंड्यूरेटेड बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा वो थिक होते हैं, और उसके ऊपर छिलका होता है। जो छिलका है वो धीरे धीरे गिरता रहता है अपने आप ही। तो लोगों में ये धारणा है कि ये जो बीमारी है एक दूसरे को हाथ लगाने से फैलती भी है और इसका कोई इलाज नहीं होता है, जैसा जो कि नहीं है।
सोरियासिस एक अलग तरीके की बीमारी है, इसमें कुछ जीन्स का रोल है और कुछ अदर फैक्टर्स का रोल है। इसमें क्या कहते हैं कि इसमें इन्फ्लेमेटरी इंसल्ट होती रहती है अंदर बॉडी में, जिसका मेन जो है इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स रिलीज होते हैं, लेकिन ये होगा उन्हीं को जिनमें जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन होगी। दूसरा कुछ एनवायरमेंटल एंड एक्सोजिनस फैक्टर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास इन्फेक्शंस हैं या ट्रॉमा है, स्ट्रेस है, कोई सर्जरी हो रही है, कोई दवाइयाँ खा रहे हैं जैसे कि पेन किलर्स हैं या कुछ एंटी हाइपरटेंसिव्स है या एंटी मलेरियल्स है, लिथियम है, ये वाली दवाइयाँ थोड़ा सोरियासिस का ऑनसेट भी कराती हैं और उसको बढ़ाती भी हैं। दूसरा जो है अल्कोहल है, स्मोकिंग है, मतलब शराब का सेवन है या बीड़ी सिगरेट जो लोग पीते हैं उनमें ये थोड़ी सी ज्यादा सीवियर रूप ले लेती है। एचआईवी के साथ भी थोड़ा सीवियर फॉर्म्स ऑफ सोरियासिस हमारी देखी गई है। तो जो सोरियासिस है वो एक तो जीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ऐसा नहीं है कि सबको हो जाएगी, कुछ फैमिलीज में भी देखी गई है बट कम होता है, ऐसा नहीं है कि 100% चांसेस है कि अगर एक को है तो दूसरे को भी होनी है। दूसरा है, तीसरी बात ये है कि ये जो चमड़ी में तो है ही है, चमड़ी के साथ साथ ये नेल्स को अफेक्ट कर सकती है, साथ में ये जॉइंट्स में इसमें पेन हो सकती है और कभी कभी ये ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट भी करती है, जिसमें हमारे पास जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ इसकी एसोसिएशन देखी गई है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में सोरियासिस के साथ जैसे कि डायबिटीज के लोगों में देखे थोड़ा सा ज्यादा सीवियर हो जाती है, जिनमें ओबेसिटी है, जिनको हाइपरटेंशन है, इनमें थोड़ी सी ज्यादा ये खराब फॉर्म ले लेती है। अदरवाइज सोरियासिस ठीक बीमारी, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही नाइलाज है, इसका जो प्रोग्नोसिस है वो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब ये है कि जैसे हमें कुछ बीमारियों का 100% पता है कि ये इन्फेक्शन है, हमने 5 दिन की दवाई दी है, 5 दिन में ठीक हो जाएगी। सोरियासिस का क्या रहता है, सोरियासिस एक तो विंटर्स में थोड़ी ज्यादा बढ़ती है, दूसरा है कि हम एक इंडिविजुअल के लिए ये नहीं बता सकते कि इसको अगर आज इतनी सोरियासिस है तो ये कितने दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा या इसमें कितनी सिवियरिटी आएगी, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल कोर्स है इसका। कुछ लोगों में लोकलाइज्ड ही रहती है, जैसे कुछ लोगों को अगर हाथ और पाँव की है तो उनकी लाइफ लॉन्ग हाथ पाँव पे ही रहती है, कुछ लोगों की पहले हाथ पाँव पे होती है और फिर पूरे शरीर में हो जाती है। तो ये अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट कर सकती है। अगर ये पूरे शरीर को इन्वॉल्व करे तो इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस होती है, जो कि ये एक थोड़ी सी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, मतलब दैट वो एक टाइप की इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो सोरियासिस को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सोरियासिस के साथ जैसे अब हम मरीज को ये बताते हैं कि ये जो डिजीज है इसका कोर्स ऐसा रहता है और ये इसका हम बता नहीं पाते कि कब तक ये पूरी ठीक हो जाएगी, तो लोगों में ये धारणा आ जाती है कि वो अलग अलग टाइप्स की पैथीज ट्राई करने लग जाते हैं या वो किसी भी क्वैक के पास चले जाते हैं जो कि उनको इंजेक्शंस लगा देते हैं, जिसमें स्टेरॉयड इंजेक्शन बहुत कॉमनली देखे गए हैं कि लोगों को लगाते हैं। उससे क्या होता है कि उस टाइम के लिए तो उनका इलाज हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो उन इंजेक्शंस को छोड़ते हैं तो उनका पूरा शरीर सोरियासिस से इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये मरीज के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने ये बताया है कि इसका कोर्स अनप्रिडिक्टेबल है, तो वो अनप्रिडिक्टेबल ही रहेगा और कोई भी फॉर्म ऑफ थेरेपीज़ जो हैं, वो सोरियासिस को कम कर सकती हैं। जड़ से जाने के लिए इसका अपना ही है, अगर इसने किसी की जीन्स में लिखी है कि इतनी एज तक है या जिसका कोर्स उतना ही रहेगा, तो वो उसमें उतना ही कोर्स रहता है। कोई भी ऐसा टाइप ऑफ अभी थेरेपी नहीं है जो इसको एकदम जड़ से निकाल दे। इलाज के लिए क्या करना होता है कि एपिसोडिक ट्रीटमेंट है, पूरा साल नहीं रहती है, जैसे मैंने आपको बताया विंटर्स में थोड़ी बढ़ जाती है, किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो थोड़ी बढ़ जाती है। तो जब बीमारी आई है उस टाइम हम ट्रीटमेंट करते हैं, वो भी हम देखते हैं कि कितना बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है। अगर बॉडी सरफेस एरिया किसी का 10% है तो टॉपिकल से ही हो जाता है, मोर देन 20 to 30% है तो हमें सिस्टेमिक थेरेपीज देनी पड़ती है। उसमें भी बहुत सारी ऑप्शंस है, जैसे मिथोट्रेक्सेट अच्छी ऑप्शन है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है और सोरियासिस का मरीज भी ऐसे ही एक लाइफ स्पेंड जी सकता है जैसे कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल करता है। बस यही है कि जब क्रॉनिक डिजीज हम किसी को डायग्नोज करते हैं तो वो थोड़ा सा उसको स्ट्रेस इंड्यूस कर देती है, तो उस स्ट्रेस से बचना है। गलत भ्रांतियों में नहीं आना है, किसी की भी लोग जो फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं कि हम आपको टीका लगाएंगे और आपकी बीमारी जड़ से चली जाएगी, तो उनसे आपको परहेज रखना है। जैसे जैसे आपके जो डॉक्टर्स हैं आपको फॉलो पे बुलाते हैं, आपका इलाज बताते हैं, अगर आपको बोलते हैं कि आपको सिर्फ लगाने वाली दवाइयों से फर्क आ जाएगा तो आप उसी को फॉलो कीजिए, आप अपनी तरफ से इलाज ना करें। अदरवाइज फिर ये थोड़ा सा आपको दिक्कत देगी लाइफ में, थोड़ा बढ़ जाएगी, फिर आपका सोरियाटिक इरिथ्रोडर्मा हो जाएगा तो फिर आपको भर्ती भी करना पड़ जाता है। तो ये रह गई बात सोरियासिस की। इसके बाद हम जो बात करेंगे, जो कि एक कॉमन बीमारी हम देखते हैं, वो है विटिलाइगो।
जिसको विटलाइगो को लोग जो है नॉर्मल भाषा में फुलबेरी के नाम से या श्वेत कुष्ठ के नाम से भी जानते हैं। तो जो विटलाइगो है, विटलाइगो हमारा जो लोगों को ये धारणा बहुत ज़्यादा है कि जो फुलबेरी है इसका कोई इलाज नहीं है। सबसे पहले इसीलिए हम इसका कारण जानेंगे। जो विटलाइगो है, इसका इलाज भी संभव है और ये जो बीमारी है ये किसी कर्स से नहीं होती है। ये किसी के ये भी मिथ है कि ये कर्स है, उसकी वजह से किसी को श्वेत रोग ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। अब ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ क्या होती हैं? ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ वो डिजीज़ेज़ हैं, जिनमें हमारी बॉडी के सेल्स अपने ही कुछ सेल्स के लिए एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि उनके अगेंस्ट रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जो विटलाइगो है, उसमें मेलानोसाइट्स जो हमारे वो सेल हैं, जो हमारी चमड़ी पे रंग लाते हैं, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो रंग बनाने वाले सेल हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। तो जहाँ-जहाँ वो सेल डैमेज हो रहे हैं, वहाँ-वहाँ पे आपको सफ़ेद निशान आ रहे हैं। तो इसका ऐसा कुछ नहीं है कि ये किसी ने आपको कर्स कर दिया, उसकी वजह से हो रही है। इसके आपकी अपनी बॉडी से ही रिलेशन है, इसका किसी और चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा क्या है, इसकी जो टाइप्स हैं, उसमें बहुत सारी टाइप्स आती हैं, जो फुलबेरी की टाइप्स हैं। जैसे विटलाइगो वल्गैरिस एक जो है सबसे कॉमन टाइप है। वल्गैरिस वाली जो ग्रुप है, उसमें क्या होता है, जो सफ़ेद निशान है, वो दोनों जो साइड है बॉडी की, राइट और लेफ्ट, उसमें इक्वल निशान आते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। हाथों पे आ जाएँगे, जैसे कि हाथों के डॉर्सम ऑफ द हैंड में आएँगे, फेस पे आ जाएँगे, बॉडी पे आ जाएँगे, दोनों तरफ बराबर से आ जाते हैं। ये तो होता है विटलाइगो वल्गैरिस, जो कि सबसे कॉमन फॉर्म है। उसके अलावा फोकल विटलाइगो होता है, जैसे कि 1-2 निशान कहीं पे आ गए। सेगमेंटल विटलाइगो हुआ कि एक सेगमेंट में निशान आ गए। फिर उसके बाद म्यूकोज़ल विटलाइगो होता है। फिर फोकल में हमारे फर्दर होते हैं, एक्रोफेशियल हो जाता है, जिसमें फेस पे भी आ जाते हैं और हाथों पे भी आते हैं। या लिप टिप विटलाइगो होता है, जिसमें लिप्स में आ जाते हैं और हाथों के टिप्स पे आते हैं या पाँव के टिप्स पे आ जाते हैं। तो ये अलग-अलग फॉर्म्स में मैनिफेस्ट करता है। अब इसके साथ क्या-क्या भ्रांतियाँ जुड़ी हैं? जैसे हमने इसकी पैथोजेनेसिस में बताया कि ऑटोइम्यून है। एटियोलॉजी में ऐसे कि जिसमें ये जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं लोग, जिनको होनी है विटलाइगो, सबको नहीं होगी। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे किसी को हो गई है तो उससे दूसरे को फैलेगी। इन्फेक्शन तो नहीं है क्योंकि आपने हाथ लगाया और फैल गई। लोगों को सबसे पहला भ्रम ये आता है भ्रांतियों में कि किसी को सफ़ेद निशान हो गया, उसको हमने टच कर लिया तो वो दूसरे को फैल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, ये ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है, हमारे अंदर से जनरेट होती है और ऐसे किसी को फैलती नहीं है। दूसरा क्या है कि जब फुलबेरी बच्चों में होती है, तो हमने क्या देखा है कि लोग क्या करते हैं, बच्चों का या एडल्ट्स का, जिसको भी हो रही है, उसका दूध या सफ़ेद चीज़ें जो है वो बंद कर देते हैं। ये भ्रांति है कि दूध, सफ़ेद चीज़ें खाने से या पीने से ये जो बीमारी है ये बढ़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। फुलबेरी का डाइट के साथ कोई रोल नहीं है। तीसरी भ्रांति हमने ये भी देखी है कि लोग ये कहते हैं कि इसमें खट्टी चीज़ें नहीं खानी है। तो खट्टी चीज़ों में जैसे कि लोगों बच्चों के फ्रूट्स, कोई भी ऑरेंजेस है या लेमन है, ये सब बंद कर देते हैं। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई आज तक एविडेंस नहीं मिला है कि विटामिन सी वाले या सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो इसको बढ़ाते हैं। इनफैक्ट विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। बच्चों के लिए मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत रिक्वायर्ड होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, तो ये चीज़ें उनकी बंद नहीं करनी है। बीमारी नाइलाज नहीं है, लोगों की ये भी भ्रांति है कि इसका कोई इलाज संभव नहीं है और ये पूरे शरीर में फैल जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे शरीर में जो फैलती है वो होती है विटलाइगो यूनिवर्सालिस, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि आपके कुछ करने से फैल रही है, वो आपकी ऑटोइम्यूनिटी है, अगर वो ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा मैनिफेस्ट करती है। अब इलाज में भी हम टाइप ऑफ विटलाइगो देखते हैं, उसके हिसाब से इलाज होता है। अगर तो फोकल विटलाइगो है, यानी कि 1-2 निशान है किसी को, तो लगाने वाले दवाइयों से ही विटलाइगो का इलाज हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है, किसी को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, विटलाइगो वल्गैरिस है, बहुत ज़्यादा नए निशान आ रहे हैं, जहाँ चोट लगती है इसमें कई बार वहाँ भी निशान आ जाते हैं, जिसको कोपनाइजेशन बोलते हैं। तो ये एक्टिविटी होती है, इसमें हमें सिस्टेमिक थेरेपीज़ देते हैं। उसकी सिस्टेमिक थेरेपीज़ देने से मरीज़ का अच्छे से इलाज हो जाता है और इसमें रंग भी आ जाता है। उस और एक और ज़रूरी बात जो फुलबेरी है उसके बारे में जानने की बहुत ज़रूरी है कि जो फुलबेरी है, वो एक तो इसका इलाज किया जा सकता है, ठीक है? दूसरा ये कि ऐसा नहीं है कि पूरे शरीर पे फैल जाएगी और ये सिर्फ़ एक डिज़ीज़ है जिसका कॉस्मेटिक कंसर्न है।
कॉस्मेटिक कंसर्न का क्या मतलब है कि ये जो आपका रंग बन रहा है वो सिर्फ चमड़ी में नहीं बन रहा है, बाकी आपके शरीर में इसके साथ कोई और दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं है किसी को फुलपैरी, मान लो किसी को पेट के किसी हिस्से में फुलपैरी है या पीठ पे है जो दिखता भी नहीं है, तो उसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। उसको इलाज करना ऐसा नहीं है कि उसका इलाज कर ही लेना है, वो आपको कुछ दिक्कत नहीं करेगी फ्यूचर में। अगर हाँ, शरीर के सामने वाले हिस्सों में है, लोगों को कॉस्मेटिकली लगता है कि मुझे इसका इलाज करना है, तो उनका इलाज करना चाहिए। उसमें हम टॉपिकल थेरेपीज देते हैं और सिस्टेमिक भी देते हैं। अगर विटलाइगो यूनिवर्सैलिस होता है, उसमें क्या होता है कि ऑलमोस्ट पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। कुछ कुछ पैचेस होते हैं जहाँ पिगमेंटेशन होती है, जैसे काले धब्बों के फॉर्म में लगते हैं वो, तो उसमें हम उल्टा करते हैं। जैसे हम जो फुलबेरी के मरीज हैं उनके सफेद निशानों पे रंग लाने का इलाज करते हैं, तो विटलाइगो यूनिवर्सैलिस का जो मरीज है उसको हम ये गाइड करते हैं कि इन स्पाइट ऑफ गेटिंग दी जो विटलाइगो है उसका इलाज करने से बजाय हम उसके जो थोड़े पैचेस नॉर्मल स्किन के बच गए हैं उसको हम डीपिगमेंट कर देते हैं। तो वो पूरी स्किन जो है एक रंग की हो जाती है, कोई इससे डैमेज नहीं है, स्किन का जो रंग नहीं बन रहा है उससे आपके अंदरूनी भागों में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये जानना बड़ा जरूरी है। इसके साथ की जुड़ी सारी भ्रांतियां गलत है। बीमारी का सही समय पे इलाज करने से अच्छे तरीके से पूरा इलाज हो जाता है। इसके अलावा जो एक बहुत कॉमन बीमारी देखी जाती है वो है स्केबीज। अब स्केबीज चमड़ी का एक ऐसा रोग है जो कि प्री स्कूल चिल्ड्रन जिनको बोलते हैं या टॉडलर्स बोलते हैं, छोटे बच्चों में ज्यादा होता है लेकिन ये किसी भी एज में मैनिफेस्ट करता है। इसमें होता क्या है, इसमें मरीज को पूरे शरीर पे खारिश होती है। खारिश जो है वो हमारी रात को ज्यादा होती है और ये एक दूसरे में फैलती है, फैमिली में स्प्रेड करती है। क्लोज इंटीमेट कंटैक्ट होता है, उनमें स्प्रेड करती है। जैसे प्रोलॉन्ग्ड अगर आपने किसी का हाथ पकड़ा है या आप सेम बेडिंग शेयर कर रहे हैं या कपड़े एक्सचेंज कर रहे हैं तो ये एक दूसरे में फैलती है। तो ये कम्युनिकेबल मानते हैं, इसलिए इसमें क्या है, इसमें इलाज जो है पूरी फैमिली का हम एक साथ बताते हैं। अगर हम पूरी फैमिली का इलाज एक साथ नहीं करेंगे तो ये एक विशेष सर्कल बना लेती है। जैसे एक का आपने इलाज किया, ठीक है, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड अराउंड 4 से 6 हफ्ते होता है। एक मरीज को आज हो गई, मतलब एक फैमिली मेंबर को आज हो गई, मान लो वो कहीं बाहर हॉस्पिटल में रह के आया है या कहीं होटल में स्टे किया, वहां से उसने एक्वायर की, तो 4 से 6 हफ्ते के अंदर उसको सिम्टम्स आएंगे। बाकी फैमिली में सिम्टम्स नहीं आएंगे, लेकिन क्योंकि साथ में रह रहे हैं तो वो जो माइट होती है, स्केबीज माइट होती है, एक पैरासाइट है ये औरों में स्प्रेड तो कर जाती है लेकिन सिम्टम्स आने में टाइम लेता है। तो जब मरीज हमारे पास आता है तो हम उसे समझाते हैं कि जो इलाज है वो पूरी फैमिली का करना है। लेकिन लोग यूजुअली कन्विंस, हम तो काउंसलिंग करते हैं, कुछ लोग हो जाते हैं जिनको थोड़ा सा नॉलेज होती है चीज की, तो वो सब लोग एक साथ इलाज कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे घर में किसी और को नहीं है दिक्कत, तो हम इलाज क्यों करें। इलाज करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इलाज नहीं करेंगे तो आज आप ठीक हो गए, कल को दूसरे मेंबर को सिम्टम्स आ जाएंगे, फिर वो इलाज कराएगा, वो ठीक हो जाएगा, फिर तीसरे मेंबर्स को सिम्टम्स आएंगे, तो ऐसे ये घूमेगी घर में। तो उससे अच्छा है कि एक बार में सारे लोग इलाज कर ले तो एक साथ इलाज हो जाता है। इसीलिए ट्रीटमेंट इसमें पूरे फैमिली मेंबर्स की करनी चाहिए। डॉक्टर साहब मुझे क्षमा करेंगे, ये चमड़ी से संबंधित रोगों का एक बहुत ही विशाल विषय है। आपके इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपने दी है और आपके वक्तव्य से ये हमें समझ आ रहा है कि अभी तक बहुत सा ऐसा मटेरियल है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं। मगर मेरा आपसे ये निवेदन है कि हमारे जो दर्शक हैं उनके कुछ प्रश्न भी हैं डॉक्टर साहब, जो अभी तक आपने इंफॉर्मेशन हमें दी है वो समय का भी कंस्ट्रेंट है डॉक्टर साहब, समय का थोड़ा सा अभाव रहता है, तो हम चाहते हैं कि जो दर्शकों के प्रश्न हैं वो हम आप तक पहुंचाएं। ये मैं समझ सकता हूं कि ये कार्यक्रम में, 1 घंटे के कार्यक्रम में, ये चमड़ी से संबंधित रोगों के विषय में हम पूरा इंफॉर्मेशन हम शायद उसको नहीं उसमें संजो पाएंगे। मगर आपसे अब मैं सुशील जी से निवेदन करूंगा, मंजू जी से निवेदन करूंगा, और कुछ प्रश्न मेरे पास हैं, दर्शकों के प्रश्न आपके समक्ष रखें और आपसे उत्तर। आदर्श जी, हमारे पास डॉक्टर साहब मतलब 13-14 मिनट हैं अभी ना, 1 घंटे का टाइम हमें इसमें मिला है, तो मैं कुछ सवाल आपसे कर लूं और हम ये मतलब इसको प्लान करते हैं, क्योंकि आपने जो इतनी जानकारी दी है सचमुच ही हमें कुछ भी पता नहीं था। ये हम कुछ रोगों के बारे में ही जानते थे, इतना कुछ नहीं जानते थे। तो अब मतलब मुझे लगता है कि शायद 2-3 प्रोग्राम जब आपका समय हो
आपसे हम जी, पूछ लेंगे, तो ठीक है। स्पेसिफिक कुछ चीज़ों के ऊपर करेंगे प्रोग्राम, ठीक है मतलब सर। कुछ टॉपिक्स को लेके ना। तो इसमें आपने ख़ैर बता ही दिया, जैसे एक्ने का है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, हाँ जी और सर। ये व्हाइट पैचेज़ का हाँ जी सर। जो बॉडी बॉडी अच्छा डॉक्टर साहब, एक हर्पीस का जो है वो होती है, तो हर्पीस के बारे में सवाल आया है कि ये कि कुछ कुछ लोगों को ये ऐसा हो रहा है कि रेगुलर इंटरवल्स पे हो रही है, उन्होंने हाँ जी पूछा सर। है। तो इससे थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। अब हर्पीज़ जो है सर, ये एक इन्फेक्टिव कंडीशन है। इसमें भी सर 2 ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट जो क्लिनिकली हम देखते हैं। एक हर्पीस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन होता है, जिसमें हर्पीस सिम्प्लेक्स 1 एंड 2 है, और एक हर्पीस ज़ॉस्टर होता है। तो जो ये बार-बार होता है सर, ये हर्पीस सिम्प्लेक्स है। अगर ये बॉडी में कमर से ऊपर वाले पार्ट में है, तो ये हर्पीस सिम्प्लेक्स 1 से होता है सर। इसमें भी मोस्ट कॉमन जो है वो हर्पीस लेबियालिस है। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। अगर तो हर्पीस सिम्प्लेक्स फर्स्ट एपिसोड हो रहा है, तो फर्स्ट एपिसोड प्राइमरी होता है, और इसमें प्राइमरी, नॉन प्राइमरी भी होते हैं वैसे, बट प्राइमरी में क्या है कि वो ज़्यादा सिम्प्टोमेटिक होता है। अब ये जो वायरस है ना सर, इसकी जो टेंडेंसी है कि ये स्किन को इन्फेक्ट करता है, लेकिन ये नर्व्स के थ्रू आता है स्किन में, और वहाँ पे फिर ये नर्व्स के थ्रू ट्रैवल करके हमारा डॉर्सल नर्व रूट गैंग्लिया होता है, उसमें रहता है सर। तो जब भी मरीज को कोई स्ट्रेस है, कोई ट्रॉमा है, या ये वाली टेंडेंसी जब होती हैं, तो ये दोबारा से हमारे डॉर्सल रूट गैंग्लिया से नर्व्स के थ्रू ट्रैवल करके स्किन को इन्फेक्ट करता है। तो ये जो टाइप ऑफ हर्पीस है, इसको रिकरेंट हर्पीस बोलते हैं। ये बहुत कॉमनली अब देखा जा रहा है धीरे-धीरे, क्योंकि स्ट्रेस वाली लाइफ है आगे लोगों की। तो ये बार-बार रिकरेंट हर्पीस लेबियालिस या रिकरेंट हर्पीस सिम्प्लेक्स के फॉर्म में मैनिफेस्ट करता है। इसका 2 तरीके हैं सर। इसकी कुछ इंडिकेशंस होती हैं कि हमने सिर्फ़ एपिसोड को ट्रीट करना है, या फिर हमने सप्रेसिव थेरेपी देनी है। अगर तो कम एपिसोड्स हैं, 6 एपिसोड से कम 1 साल में हो रहे हैं, अगर मरीज़ को बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस नहीं है, या कुछ जैसे अरिथमा मल्टीफॉर्म हो गया साथ में, या अगर प्रेगनेंसी हो गई, या किसी की सर्जरी प्लान्ड है पेशेंट को हर्पीस जिसको रिकरेंट होता है, उनमें तो हर्पीस की हमें थोड़ी सप्रेसिव थेरेपी देते हैं, जिसमें 6 महीने के लिए हम रेगुलरली एसाइक्लोविर 400 मिलीग्राम की ट्वाइस डेली देते हैं सर। अगर ये इंडिकेशंस नहीं है, सिर्फ कुछ एपिसोड्स हो रहे हैं, जैसे 1-2 एपिसोड हो गए, 2-3 हो गए, तो उसमें सर फिर सिर्फ एपिसोड को ट्रीट करेंगे, और उसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा होता है कि प्रिवेंटिव थेरेपी है। प्रिवेंटिव में क्या है, जैसे जो जिनको रिकरेंट होता है, उनको पता होता है कि सिम्पटम्स आ जाते हैं पहले ही, निशान आने से पहले। जैसे ख़ारिश होगी, जलन होगी, उसको प्रोड्रोम बोलते हैं। तो प्रोड्रोम में ये कहते हैं कि अगर पहले प्रोड्रोम के टाइम में ही आप 2 दिन के लिए एसाइक्लोविर या वेलासाइक्लोविर ले लें, तो वो एपिसोड को रोकने में मदद करता है। तो ये 2 चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पास एक दर्शकों का एक प्रश्न है। हाँ जी आपने सर। आपके वक्तव्य से एक बात बड़ी स्पष्ट तौर से ये देखी गई है, और इसी से ये जुड़ा हुआ प्रश्न है कि जो स्ट्रेस है वो एक बहुत बड़ा कॉज़ेटिव फैक्टर है स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ में। हाँ जी सर। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को लाइफ़स्टाइल बेस्ड और फूड बेस्ड क्या प्रिकॉशंस ज़रूरी हैं, काइंडली इस पर प्लीज़ आप प्रकाश डालें, ताकि लोग जो हैं वो इलाज से पहले प्रिवेंशन पे कैसे मतलब थोड़ा-सा काम कर सकते हैं अपने लेवल पे लोग? सर, जो आज की लाइफ़स्टाइल है, उसमें एक ना स्ट्रेस जो है वो इनसेपरेबल पार्ट बन गया हमारी लाइफ़ का, क्योंकि सभी की लाइफ़ इज़ बिज़ी, और सब अपना जो कम समय में काफ़ी कुछ करने की इच्छा रखते हैं आजकल की जो यूथ है। तो उसकी वजह से ये स्ट्रेस ज़्यादा इंड्यूस हो गया है। लेकिन हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादातर जो क्रॉनिक डिज़ीज़ेज़ होती हैं स्किन की, जो हमारी डिज़ीज़ेज़ हैं जो लंबे समय तक चलती हैं, उसमें क्या होता है कि जब हम किसी मरीज़ को ये बताते हैं कि आपको सोरियासिस हो गया है, या आपको फुलबेरी है, तो वो भी एक स्ट्रेस इंड्यूस करती है। तो वो हमारे पार्ट पे काम है कि उस टाइम अगर हम मरीज़ की अच्छे से काउंसलिंग करेंगे, पेशेंट भी टाइम दे और डॉक्टर भी टाइम दे अपने मरीज़ को बीमारी के बारे में समझाने के लिए, तो आधा स्ट्रेस तो वहीं कम हो जाता है सर। दूसरा, एक आपकी अपनी पर्सनैलिटी है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो हम मरीज़ को यही कहते हैं कि स्ट्रेस तो सभी की पार्ट लाइफ़ का पार्ट है, बट जितना हम उसको कम कर सकें, अवॉइड कर सकें, तो वो हमारी बीमारी के इलाज में बहुत हेल्पफुल होता है। दूसरा पार्ट सर ये है कि एक्सेप्टेंस ऑफ स्ट्रेस नहीं है लोगों में। जैसे आपको एंग्ज़ायटी हो रही है, या आपको लगता है, आपको घबराहट हो जाती है किसी चीज़ से, या बीमारी के बारे में जान के, या बीमारी हो रही है, या कोई और इश्यू को लेके लाइफ़ पे, तो हमारे पास साइकोथेरेपीज़ है, हमारे पास साइकियाट्री डिपार्टमेंट पूरा है, जिसमें आपको कंसल्टेशन लेनी चाहिए।
इग्नोर नहीं करना चाहिए कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं, लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि उनको स्ट्रेस है, क्योंकि ये भी एक स्टिग्मा ही है सर आज की उसमें, कि लोग नहीं एक्सेप्ट करना चाहते कि मैं साइकेट्री ओपीडी में जाऊँ, जबकि वो भी जैसे एक स्किन का स्पेशलिस्ट है सर, वो भी डॉक्टर है, वैसे ही एक साइकेट्री का जो स्पेशलिस्ट है, वो भी एक डॉक्टर है और वो भी एक बीमारी है, स्ट्रेस भी बीमारी है सर, ये कोई और कोई कुछ नहीं है इसमें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी जो भी हमारी दिक्कतें हैं, उनको एक्सेप्ट भी करें और फिर उसका सही समय पे इलाज करें। डॉक्टर साहब मेरा भी एक हाँ जी मैम। क्वेश्चन, तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगी, इतने कम टाइम में इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी, क्योंकि थैंक ये यू। स्किन टॉपिक ही बहुत वास्ट है। तो जब मुझे पता लगा था कि स्किन पे एक सेशन होने वाला है, तो मैं यही सोच रही थी कि किस तरह से सारी चीज़ों को कवर कर पाएंगे, लेकिन आपने बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें बहुत सारी जानकारी दी। एक मेरा थैंक यू। क्वेश्चन कि हमारी डाइट का हमारे स्किन पे कितना रोल रहता है, डाइट किस का? चीज़ का मैम? सॉरी, डाइट का। मैम डाइट जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी स्किन का। जैसे हमारी कुछ डिजीज़ेज़ तो डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ ही हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर छाइयाँ आ रही है तो हमारा एचबी भी इम्पोर्टेंट है उसमें। अगर हमारा एचबी कम है, हीमोग्लोबिन कम है तो हमारी छाइयाँ आ जाएँगी। अगर हमारी कुछ विटामिन्स डेफिशिएंसी जैसे विटामिन बी12 है मैम, है ना? तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर जो वेजिटेरियंस में यूजुअली डेफिशिएंट देखी जाती है। तो इसमें क्या प्रीमेच्योर हमारी ग्रेइंग हो जाती है हेयर की या स्किन पे कुछ पिगमेंटेशन आ जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं जो वाइट जैसे हमारा ओरल कैविटी होती है, मुँह के अंदर स्टोमेटाइटिस हो जाता है अगर विटामिन्स आपकी एडिक्वेट नहीं है। अगर आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी है मैम तो हेयर आपका बायोटिन नहीं मिलता है आपको तो हेयर फॉल बहुत कॉमन होता है, डिफ्यूज़ हेयर फॉल की तरह जो लोग आते हैं। तो डाइट जो है इंसेपरेबल पार्ट है, डाइट की वजह से अगर प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी है तो आपकी हेयर, नेल, स्किन तीनों ही मैम वो आपकी ठीक नहीं रहेंगी। उनमें थोड़ा-सा प्रीमेच्योर एजिंग भी हो जाती है और डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होती है, विटामिन ए कम है तो ड्राइनेस रहती है। तो ये थोड़ा-सा और आपकी एपिथेलियल हीलिंग ठीक नहीं होती, तो अगर बैलेंस डाइट लेंगे और साथ में एडिक्वेट हाइड्रेशन, जो पानी है उसका अगर आप सही मात्रा में सेवन करेंगे, तो आपकी स्किन वैसे ही हेल्दी रहेगी, वैसे ही ग्लोइंग रहेगी, तो आपको कम चांसेस रहेंगे कि आपको चमड़ी का कुछ रोग हो। तो प्रोटीन काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसमें मैम, प्रोटीन एंड पानी दोनों का रोल है। एक मैम ये एक्ने से रिलेटेड कि ये भी बोला जाता है आप अपने फेस को अगर बार-बार वॉश करेंगे तो आपके एक्ने थोड़े कम हो जाएँगे, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैम मैंने सेशन में बताया भी है कि थोड़ा-सा सेबेशियस ग्लैंड हमारे एक्टिव होते हैं, जिनको एक्ने होता है ना मैम, उनमें सेबेशियस ग्लैंड एक्टिव होते हैं, तो वो ज़्यादा लिपिड्स प्रोड्यूस करते हैं, उनका फेस थोड़ा ऑयली रहता है। तो हम भी जैसे थोड़ा-सा डीग्रेजिंग फेस वॉशेस देते हैं, तो फ्रीक्वेंट फेस वॉश से भी हमारा डीग्रेजिंग ही होगा मैम, पानी से थोड़ा ऑयल निकल जाएगा, तो वो कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि स्क्रबिंग नहीं करनी है। स्क्रब करने से हमारा फेस डैमेज होता है उल्टा, तो हम स्क्रबिंग के लिए मना करते हैं। फेस वॉश आप नॉर्मल वाटर से या जो नॉर्मल फेस वॉशेस हैं, जो कि प्रिस्क्राइब्ड है मैम, उनसे अगर फेस वॉश करेंगे तो वो काफ़ी हेल्प करते हैं पिंपल्स को कम करने के लिए। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर साहब एक प्रश्न जो अभी सुशील जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया था और आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हर्पीज के बारे में। मुझे इसके बारे में एक रिलेटेड प्रश्न था कि एक्चुअली जो हर्पीज है, ये हमारे रूरल एरियाज में काफ़ी ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता रहता है और हाँ जी। इसमें जो टोटके वगैरह है वो इस तरह के वो अंधविश्वास वाले ज़्यादा इलाज होते रहते हैं। तो सर इन सब वो चीज़ों जैसे का उसमें हाँ जी। कितना रोल है? प्लीज़ ज़रा ये ज़रूर मार्गदर्शन करेंगे। सर जैसे जो हर्पिस ज़ोस्टर होता है, मैंने इसको सर के बारे में जब सर ने जो सवाल किया था उसमें सब सिम्प्लेक्स ज़्यादा बताया, लेकिन जो ज़ोस्टर होता है सर हर्पिस ज़ोस्टर, उसको ब्रह्मसूत्री कहते हैं। सर जो ब्रह्मसूत्री है, उसमें लोग ज़्यादा ये मिथ्स हैं कि वो झाड़ने से या उससे वो ठीक हो जाएगा। लेकिन हम जो मानते हैं सर, क्योंकि ये हर्पीज़ ये ज़ोस्टर वायरस होता है जिसको वेरिसेला ज़ोस्टर बोलते हैं, जिससे हमारा चिकन पॉक्स होता है बचपन में। तो क्या होता है सर, जब चिकन पॉक्स होता है वो तो पूरी बॉडी में होता है, उसके बाद ये भी जो है हमारे नर्व रूट्स में रहता है वायरस, वेरिसेला ज़ोस्टर वाला वायरस, फिर ये दोबारा डर्मेटोम को किसी भी एक पार्ट ऑफ द बॉडी को इन्फेक्ट करता है, जिस नर्व रूट गैंग्लिया में रहता है उसके कोरेस्पॉन्डिंग डर्मेटोम्स को। तो इसमें भी सर वही पानी भरे निशान आते हैं, फोफले होते हैं, तो ये नर्व्स को डैमेज करने की टेंडेंसी रखता है वायरस, तो बहुत ज़्यादा ये पेनफुल होता है। अब जब कोई डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है तो लोग हर तरीके का उपाय करना चाहते हैं। तो लोगों का ये भ्रांति है कि इसको झाड़ेंगे, लेकिन इसका अपना कोर्स है सर। अगर इसका इलाज नहीं करते हैं तो ये 2 से 3 हफ्ते ले लेता है। अगर आप इसका इलाज करते हो तो ये हफ्ते भर में ठीक हो जाता है। तो जो डिज़ीज़ेज़ सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, उसमें लोग अगर झाड़ते हैं तो वो उनको लगता है कि शायद ये झाड़ने से ठीक हो गए हैं।
अब क्या है सर कि ये ज़्यादातर ओल्ड एज में बीमारी देखी जाती है, तो ओल्ड लोगों को समझाना भी थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है कि आप ये ना करें। तो हम लोगों को ये गाइड करते हैं कि आप अगर झड़ाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो वो आप करें, लेकिन आप मेडिकल इलाज ज़रूर करें, ताकि जो आपकी नर्व्स है, क्योंकि इसमें जब नर्व डैमेज हो जाती है, तो जो पेन है ना सर, इसमें 2 टाइप की पेन होती है। एक तो कॉन्टिन्यूअस पेन है, जो सीवियर होती है, और एक जनाके आते हैं, जो बीच-बीच में होती है, और वो बहुत सीवियर पेन होती है। वो मरीज़ टॉलरेट नहीं कर पाता, और फिर उसके इलाज के लिए हमें कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल लग जाता है। तो अगर आप झाड़-फूँक भी कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कहते कि आप अपनी धारणाएँ सारी छोड़ दें, लेकिन जिस डॉक्टर को आप कंसल्ट कर रहे हैं, उसका थोड़ा-सा विश्वास करके एंटीवायरल ज़रूर समय पे खाएँ। उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप पहले 2 दिन के अंदर 48 टू 72 आवर्स के अंदर अगर आप एंटीवायरल खाएँगे, तो आपको ज़्यादा असर मिलेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है सर। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद आपसे। वेलकम। डॉक्टर साहब बहुत थोड़ा समय रह गया है, लेकिन मैं संक्षेप में बताएं प्लीज, 2-3 मिनट है बस हमारे पास। जो डायपर के रैशेज पड़ते हैं बच्चों को, हाँ जी सर। तो डायपर लगाना भी जरूरी होता है, तो उसका क्या उसका सोल्यूशन है? ठीक है सर, उसमें सर 2-3 चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली होती है। एक तो जो डायपर जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे पैम्पर्स है, जो भी कोई भी ब्रांड जो यूज़ करता है, वो ठीक है। अगर कपड़ों का डायपर यूज़ करते हैं, तो उसके लिए अलग केयर है। सबसे पहले स्किन की केयर है सर उसमें, क्योंकि डायपर में क्या होता है कि अगर आप स्किन केयर एडिक्वेट नहीं रखेंगे, तो हमारा ड्राई तो नहीं हो पाएगी स्किन अंदर से, तो वो स्किन ज़्यादा खराब होने के चांसेस है। तो एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डायपर चेंज अच्छी होनी चाहिए, जैसे 4 से 6 घंटे में आपने डायपर चेंज कर देना, अगर वो वेट हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है पूरा, क्योंकि जितना वो आप प्रोलॉन्ग कंटैक्ट रखेंगे तो वो खराब करेगा स्किन को। दूसरा है कि जब आप डायपर चेंज करते हैं, उससे पहले अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाना है बेबी की स्किन में, क्योंकि अगर आप बेबी की स्किन में एक अच्छा मॉइस्चराइजर की लेयर लगाते हैं, चाहे आप कोकोनट ऑयल ही लगा रहे हैं, तो एक बैरियर वो एडिशनल प्रोवाइड करता है डायपर के कंटेंट के बीच में और आपकी स्किन के बीच में, एक लेयर बना देता है। तो जो भी अगर होता है, अगर वो उसमें बच्चा पॉटी कर देता है, तो वो स्किन को डायरेक्टली एकदम डैमेज नहीं करेगी। कई बार होता है कि डायपर में बच्चा होता है, तो पॉटी में मान लो वो 15-20 मिनट रह गया, तो ज़्यादा खराब करने के चांसेस होते हैं। बट अगर आपने अच्छे से हाइड्रेशन किया हुआ है, अगर आपने अच्छे से कोई मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ है, तो वो एक एडिशनल बैरियर दे देता है। बाकी सर वैसे तो बहुत सारी क्रीम्स भी आती हैं, जैसे हम ज़िंक बेस्ड क्रीम्स देते हैं, जो और एडिशनल बैरियर्स देती हैं, वो उनको देनी होती है जो थोड़े से सेंसिटिव बच्चे होते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल बच्चों में सिर्फ यही केयर काफ़ी है सर। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। वेलकम और सर। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपकी सेवाएँ हमें लेनी ही पड़ेंगी, क्योंकि इतना विस्तृत टॉपिक था। आदर्श सर ने ये ठीक एक्चुअली बोला अभी पार्ट कि ऑफ हमें स्किन है, क्योंकि स्किन हमें में हमारा बिल्कुल लेप्रेसी आती है, जो हमारे बहुत बिल्कुल बड़ी है। अंदाजा नहीं था। और एक तो एसटीडी सर, कुछ पार्ट तो अभी बहुत ही अनटच्ड है, वो हाँ, हम कभी और सेशंस में लेंगे। 1-2 महीनों के बाद आपसे समय ठीक लेके है फिर सर। इसको करेंगे। ठीक तो है डॉक्टर सर। साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आदर्श थैंक यू सो यूनिवर्सिटी मच सर। मंजू थैंक यू। नेगी जी, थैंक यू, थैंक यू धन्यवाद। मैम। तो आपसे मैं जुड़ूंगा डॉक्टर साहब कार्यक्रम के बाद। बहुत-बहुत ओके सर। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद।